इंडस्ट्री में ना एक माइंडसेट होता है, जो नहीं मिला उसके बारे में मैं रोक के क्या कर सकती हूँ। मेरे पास आया नहीं, वो नहीं आया। मुझे पानी से डर लगता है। ज्यादा मुश्किल मेरे लिए था माँ बनना। आप तीनों से एक जो सबसे इंपॉर्टेंट सवाल आप तीनों से ही रहेगा, छोरी 1 के बाद छोरी 2 की जरूरत नुसरत महसूस क्यों हुई? क्यों लगा कि छोरी 2 बनानी चाहिए? सबसे पहले तो ये बताइए। और जब इस पर बात हो रही थी तो क्या चल रहा था आप लोगों के दिमाग में? पहले तो थैंक यू एवरीवन फॉर दिस स्टेज, ये मंच के लिए, हमको बुलाने के लिए। हमारी एक छोटी अटेम्प्ट, छोटी फिल्म जो हमने 2020 में शुरू की थी, अब 5 साल हो गए। वो छोरी 1 से छोरी 2 हो गई, बड़ी हो गई थोड़ी सी हमारी एक पहल और एक कोशिश। सो थैंक यू फॉर दैट। मैं ये सबसे ज़्यादा बड़ा थैंक यू ऑडियंस को ही कहूँगी, बिकॉज उन्होंने ही वो प्यार दिया है और उन्होंने ही वो तालियां बजाई है जिससे हम और स्टेज पे आके और काम करते रहे। छोरी 1 के बाद छोरी 2 का ऐसे कोई आइडिया तो नहीं था हमारे माइंड में जब हम बना रहे थे, बट जब हम प्रमोट कर रहे थे छोरी 1, तब मैं और विशाल सर एक फ्लाइट पे थे, कमिंग इन एंड आउट ऑफ सम सिटी, सम प्रमोशन, एंड सर के दिमाग में ये आया कि अगर हम इस फिल्म का जो मुद्दा था, जो भ्रूण हत्या पे था, उसको अगर एक स्टेप आगे ले जाके ऐसा एक मुद्दा उठाए विच इज ऑल्सो वेरी इंट्रिंसिक टू अ गर्ल्स लाइफ, कि अगर वो पैदा हो गई, बच गई और इस दुनिया में आ गई, तो आगे बढ़ के कुछ सालों बाद उसके साथ दूसरा क्या एक और चीज घटित हो सकती है जो नहीं होनी चाहिए। एंड उन्होंने बस एक मुझे एक थॉट दिया था, व्हाट इफ इट इज ऑन चाइल्ड मैरिज। इतना ही बोला उन्होंने, एंड आई टर्न टू हिम एंड आई सेड, हाँ सर, इतनी ज्यादा ऑर्गेनिकली और इतनी नेचुरली ये कहानी आगे बढ़ेगी कि एक माँ ने एक बच्ची को बचाया, उसको जन्म दिया, वो बड़ी हुई, बट इतने सालों बाद भी वो फियर गया नहीं गया। कुछ ना कुछ वापस आके उस लड़की पे दोबारा घटित होता है और उसको फिर से एक ऐसे सिचुएशन में डालता है जहां से उसे लड़ना पड़ता है। और मतलब इट्स मेटाफोरिक ऑल्सो दैट इन अ गर्ल्स जर्नी बहुत चीजें होती है, और बहुत सारी चीजें उसको हर मुकाम पे, अपनी एज पे, अपने लाइफ में, करियर में, किसी भी इस पे उसको लड़ना पड़ता है, उसको वो फाइट अपने लिए करनी पड़ती है। तो आई थिंक वो थॉट मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि वो सेम दुनिया में हमने एक और अच्छा, सही, ऑनेस्ट कदम आगे रखा और हमने छोरी 2 का अटेम्प्ट और राइटिंग, फिर दैट इज व्हेन दे केम इनटू प्ले एंड सेड अब हम उस पे लिखेंगे। सो सर कैन टेल यू बेटर। नहीं, देखिए एज एक्टर तो उन्होंने बताया, लेकिन आप क्या सोच रहे थे? और स्पेशली जब इस फिल्म को बनाने का प्रोसेस आपने शुरू किया, क्योंकि सोशल कॉज है, एक बार आप बना चुके थे, उसका फीडबैक भी आपके साथ था, क्या लग रहा था? मतलब जो आप बताना चाह रहे हैं वो उतने इफेक्टिव तरीके से लोगों तक पहुंचेगा, और जरूरी है बताना, और जरूरी है तो क्यों बताना है, क्या सब चल रहा था? तो थैंक यू एवरीवन, धन्यवाद आप सभी का कि मेरे जैसे एक उभरते फिल्म मेकर को यहाँ बुलाया और ये सम्मान दिया है, तो बहुत अच्छा लग रहा है। पहली फिल्म की कोशिश ये थी कि ये जो भ्रूण हत्या की जो रीति है, ये इसके आंकड़े इतने ज्यादा थे और वो बाहर नहीं आ रहे थे, है ना। वो प्रॉब्लम ये है कि गवर्नमेंट भी हेल्प कर रही है, सारी संस्थाएं, एनजीओ, सबको हेल्प कर रहा है कि ये चीजें कम हो, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे हमारे कंट्री में वो इतनी नॉर्मल हो चुकी है कि वो बाहर आती नहीं बात है। तो आंकड़े बहुत ज्यादा है, जो अनऑफिशियल आंकड़े है। ये प्रॉब्लम मुझे लगा था कि ये हॉरर है मेरे लिए, ये अपने आप में एक हॉरर है कि उस माँ पे क्या बीतती होगी जिसकी बेटी उसे छीन जा रही है। तो वो जो हॉरर है वो एक कैरेक्टर के थ्रू, एक किरदार के थ्रू आप महसूस करो उसकी पीड़ा को, उस माँ की पीड़ा को, और फिर आप उसको समझो। और अगर आपके आसपास कुछ हो रहा है तो कहीं आप उसमें उसको रोकने की कोशिश करिए, या एक नॉर्मल मेंटालिटी है लोगों की, उसको थोड़ा सा बदलने की कोशिश करिए कि जब बच्ची पैदा होती है तो वो उतना ही सम्मान लेकर आती है जितना एक लड़का पैदा होता है तब। तो ये थॉट था। अब उस टाइम पे लगा था कि जब टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, सोशल मीडिया आ रहा है, बहुत सारी चीजें हो रही है, तो एक होप दिख रहा था मुझे। तो उस फिल्म की एंड में आप देखोगे तो माँ वहां से निकल जाती है और एक होप की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब कुछ साल बीत गए तो मुझे लग रहा है कि अभी शायद होप है थोड़ी, लेकिन उस रेट पे नहीं है जिस रेट पे होनी चाहिए। तो अभी भी कहीं कहीं ये चीजें है, हो रही है। और फिर
उसके आगे एक कदम बढ़कर चाइल्ड मैरिज का भी एक जो आंकड़े आए वो भी बड़े जबरदस्त आए। तो अब वो जो एक होप था ना वो गुस्से में परिवर्तित हो गया मेरे लिए एज अ मेकर। ओके। तो ये फिल्म ना ये गुस्से वाली फिल्म है। अगर आप ये फिल्म देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि अब मुझे भी एज अ मेकर, मैं मेल हूं लेकिन फिर भी मैं एक फीमेल, एक माँ का दर्द समझता हूँ। हाँ। और अब मुझे गुस्सा आ रहा है कि यार ये अब बंद हो जाना चाहिए। तो ये गुस्से वाली फिल्म है। ये बड़ी बात आपने कही, गुस्से वाली फिल्म है, और जब फिल्म आप देखेंगे तो आपके भी समझ में आएगा कि गुस्सा क्यों आ रहा है, और हो सकता है आपको भी देखते हुए आए। दिव्य, बड़ा इंपॉर्टेंट होता है ऐसी फिल्मों में डायलॉग का, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है, क्योंकि कई बार आपको वो सामाजिक परिवेश भी दिखाना होता है जिसकी कहानी आप बता रहे हैं। तो छोटे छोटे स्लैंग्स, छोटी छोटी चीजों को जोड़ना, उस टोन में लेकर जाना कितना मुश्किल रहा ये। मेरे पड़ोस में जो इतने टैलेंटेड दो लोग हैं, तो उनके बाद मुश्किल मेरे लिए सबसे आसान था। छोरी 1 तो मैंने नहीं लिखा है, लेकिन छोरी 2 में मैं एक चीज ना इससे बताना चाहूंगा। यहाँ बहुत सारे यंग लोग मुझे दिख रहे हैं और बहुत सारे लोगों के मन में ये होगा कि उनको कभी फिल्म बनानी है, कभी लिखना है, या कभी फिल्म में या किसी भी क्रिएटिव मीडियम में आना है। मैं विशाल भाई को जानता हूँ 2013-14 में एक ट्रेल हुई थी 3-4 दिन का, और वहां पे रैंडमली कुछ 12-13 लोग मिले थे, रैंडम, मतलब उनको किसी को नहीं पता था कौन आने वाला है। वहां पे इन्होंने तब तक फिल्म अपनी बनाई नहीं थी, और ये तब प्रोमो प्रोड्यूसर, प्रोमो डायरेक्टर हुआ करते थे, और उन्होंने कहा था मेरे को फिल्म बनानी है और मैं 35 से पहले फिल्म बनाऊंगा। कट टू, अब 35वां बर्थडे इनका आने वाला था, और लापा छपी जो इसका मराठी था, और इन्होंने बोला यार मैं 35 से पहले मेरी फिल्म आ जाएगी। और इस बात में 4-5 साल का फासला था। और मुझे उस दिन ये रियलाइज हुआ, तब मैं नौकरी क्या करता था, मैंने यहाँ पे नौकरी किया लखनऊ में। इनफैक्ट यहाँ जहाँ हॉल में बैठा हूँ इतनी लाइटें पड़ रही हैं, मैं इस हॉल को सबसे पहले अपनी शादी के लिए देखने आया था कि यहाँ पे शादी कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ मिलता था उस समय तक शादी का, मुझे नहीं मालूम इस समय क्या हो नहीं, रहा है। कल मैंने देखा यहाँ पर हो रही थी, अगला होती प्लान रहती। आपका हो तो आप चेक कर सकते हैं। अब कभी दूसरी, कभी ऐसा करने का, छोरी 2 की तक कभी शादी। लेकिन जो एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, इररिस्पेक्टिव की फिल्म जब बनती है, ये जो कन्विक्शन है, जो जिद है, जो गुस्से की बात की विशाल ने, ये सारी चीजें हम लोग जो देखते हैं ना, कई बार क्या होता है फिल्म मेकिंग या जो इनफैक्ट राइटिंग किसी भी फॉर्म में, एक तरीके का जैसे कोई घाव आपको लग जाए और उस घाव को आप सही ना होने दें, थोड़े थोड़े दिन में खुरचते रहें ताकि वो दर्द बना रहे। और ये फिल्म एक्चुअली उस दर्द की बात है कि ये समाज में कोई चीज गड़बड़ है, ये फिल्म बता रही है, और हम उस दर्द को खुरेच रहे हैं। और हम ये भी बता रहे हैं कि दर्द है तो ये सही हो सकता है, लेकिन हम खुरेच के बता रहे हैं कि नहीं, आपको ध्यान देने की जरूरत है। और डायलॉग राइटिंग उसका एक्चुअली पार्ट बहुत आसान था, क्योंकि इतने अच्छे एक्टर हैं इसमें। जो एक चीज हमें सीखने के लिए रही यहाँ पे एक हमने एक टोन दिया था, जो सोहा जी वाला कैरेक्टर है, दासी का जो कैरेक्टर, तो थोड़ा हरियाणवी सीखने में मुझे बहुत मजा आया, क्योंकि जो हमारी डायलेक्ट कोच थी, उन्होंने तनु वेट्स मनु में भी उनको सिखाया था, कंगना को। और तो वो रहा, और बाकी विशाल भाई के साथ ये था कि करना है करना है करना है। और जैसे ही छोरी 2 का आया मौका, तो एक फ्रेंचाइज थी ही हमारे पास पहले से, ये पता था कि एक अच्छी, क्योंकि मैं हॉरर फिल्में बचपन से मैंने नहीं देखी हैं कभी भी, मेरे को बहुत डर लगता था। और इनफैक्ट जब हम हॉरर बड़े हो रहे थे, तो हॉरर में ज्यादा कुछ होता नहीं था, एक आध नहाने वहाने वाले सीन होते थे और कुछ वैसा होता था। बट ये अलग तरीके का जॉनर और बहुत मुश्किल काम है इस तरीके की फिल्म को फ्लोर पे लाके एस्टैब्लिश करना, इस जॉनर को, जहाँ पे जो भूत है, जहाँ पे जो हॉरर है, वो हमारे समाज से आता है। तो मेरे लिए इतना मुश्किल नहीं रहा इन लोगों की वजह से। और ये बड़ी बात आप कह रहे हैं, जो भूत है वो समाज में है। लेकिन मैं उस पर आपसे सवाल करूंगा, लेकिन नुसरत, एक नुसरत हमने देखी थी प्यार का पंचनामा में, फिर सोनू के टिटवी को स्वीटी में हमने देखी, और अब जब छोरी 2 में हम साक्षी के किरदार के तौर पर नुसरत को देखते हैं तो बहुत बड़ा चेंज नजर आता है। इतना बड़ा शिफ्ट करने के लिए क्या एक एक्टर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, टाइम लगता है, तैयारी किस तरीके की होती है, और इस रोल के लिए, क्योंकि ये एक सोशल कॉज भी था, बहुत सारी चीजें सोचनी होती है, कितनी तैयारी किस तरीके से की आपने? नहीं यार, इस फिल्म के लिए तो पहले पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों में सबसे ज्यादा मुश्किल मेरे लिए था माँ बनना। क्योंकि मैंने वो लाइफ में नहीं किया है। मुझे ऐसा लगता है मेरे लिए एक्टिंग जो मैं रियल लाइफ में जी चुकी हूँ, एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ, उसको पर्दे पे करना मेरे लिए थोड़ा आसान होता है, बिकॉज मुझे उसका रियल फीलिंग पता होता है। बट ना मैं प्रेग्नेंट हुई थी, ना मैं माँ बनी हूँ, ना मुझे वो इमोशन और वो रिश्ता समझ आता है। तो मेरे लिए वो समझना, वो बनना दोनों फिल्मों में बहुत मुश्किल था। और मेरी सबसे बड़ी, आई थिंक, जब मैं छोरी 2 देखती हूँ तो मैं देखती वही हूँ कि क्या मैंने एक माँ के इमोशन को अच्छे से किया है। कोई भी ऑडियंस में देख के उनको ये ना लगे कि नहीं नहीं फील नहीं आई। मुझे वो फीलिंग बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी मेरे लिए,
इसलिए दोनों पिक्चर पे मेहनत मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी और करनी भी पड़ती है। वो जिन फिल्मों के नाम मैंने लिए वो आसान थे, वो रोल ज्यादा वो आसान बहुत थे, ज़्यादा वो आसान थे। हाँ बहुत जी, हाँ आसान जी, थे। हाँ जी, ऑफ कोर्स। कॉमेडी कॉमेडी करना मुश्किल है, बट उसमें आपको वो एक एक्ट करना मुश्किल है, बट उसके पहले का प्रेप वो नॉर्मल होता है। इसमें आपको महीनों तक, आई नो फॉर वो बोथ छोरी 1 एंड छोरी 2, विशाल सर को और मुझे बहुत डिस्कशंस करने पड़े थे कि कैरेक्टर मेंटली इमोशनली कहाँ है, और वो आप सिर्फ एक दिन सेट पे आके नहीं परफॉर्म कर सकते। वो 40 दिन की शूट है, तो आपको 40 दिन वही रखना पड़ता है। वो बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी अगर आपको कुछ चीज बुरी लग गई तो आप आधा घंटा रोगे, आधा घंटा किसी को सुनाओगे और आप ओके हो जाओगे अगले दिन। जी। आप उस दुख को, उस फीलिंग को कैरी नहीं करोगे 40 दिन तक। मुझे उसको कैरी करना था, मुझे उस दर्द को, उस एहसास को, मेरी बच्ची मुझसे छिन गई है, मुझ पे टॉर्चर हो रहा है, हम दोनों को मार दिया जाएगा, 40 दिन लगातार सुबह से रात मुझे उस इमोशन में रहना पड़ा था, जो इमोशनली किसी भी इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो एक फिल्म, ऐसी फिल्म में घुसना और इस फिल्म से निकलना बहुत मुश्किल है। आई तो से दिस ऑल्सो, आई से दिस ऑल्सो कि हम एक्टर्स को ना एक्चुअली थेरेपी लेनी चाहिए एक फिल्म के बाद, कि इस इमोशन और इस माइंडसेट से कैसे निकले जहां हम हेल्दी हो सके मेंटली, कि हम और भी काम कर पाए और भी ऐसे इमोशंस और चीजें ले पाए। वो ब्रेक देना और अपने आप को हील करना बहुत जरूरी है। वो कैरेक्टर दिमाग से निकल जाए पूरी हाँ तरीके जी, से। हाँ जी, हाँ जी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हॉरर का जिक्र किया दिव्य ने। एक तो सोशल कॉज, वो भी हॉरर के जरिए आप दर्शकों को वो कहानी सुना रहे हैं। ये आइडिया कैसे आपने सोचा? मतलब हॉरर के जरिए ही क्यों? या क्योंकि वो कॉज ही ऐसा डरावना है इसलिए हॉरर को आपने चुना, या ज्यादा इजी लगा इसके जरिए उसको पहुंचाने का? हॉरर जो जॉनर है ना, ये ऐसा जॉनर है कि जब आप एक हॉरर फिल्म देखते हो तो बहुत सालों तक वो आपके दिमाग पे असर छोड़ जाती है ना। कुछ सीन्स आपके दिमाग में छप जाते हैं। वो आप किसी भी उम्र में आपने देखा हो, शायद बहुत बचपन में देखा हो, पर आप फिर भी बड़े हो जाओगे तो आप शायद वो सीन वापस दोबारा आप देखेंगे तो आपको थोड़ा सा डर तो लगेगा। तो इसकी छाप और इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है। तो जब मैं कहानी लिख रहा था शुरुआत में, जो सबसे पहली फिल्म थी लपाछपी, जो बाद में छोरी बनी, और ये छोरी 2 तो एकदम फ्रेश कहानी है। जी। पर जब लपाछपी, जब मैं पहली फिल्म लिख रहा था 2014 के आसपास, तो पहले मैंने सिर्फ एक हॉरर फिल्म लिखना शुरू किया था, जो 2 माँ की जो फाइट है एक बच्चे के लिए। एक माँ जिंदा है और एक माँ मरी हुई है, ऐसी ये कहानी बन रही थी। पर बनते 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 मुझे बहुत सारे वाकया याद आने लगे जो मैंने बचपन में सुने थे, जब मैं गांव में थोड़ा पला पड़ा था महाराष्ट्र में, कि वहां पे भ्रूण हत्या वाले जो किस्से थे, जो मैंने बचपन में कान में पड़े थे मेरे, बट तब रजिस्टर नहीं हुए थे क्योंकि मैं बहुत छोटा था। हाँ। लेकिन वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें आपको याद आने लग जाती है। तो जब मैं वो कर रहा था तो मुझे वो सारे किस्से याद आने लग गए। फिर मैंने रिसर्च करना शुरू किया, और फिर जब वो आंकड़े आने लग गए तो वो अपने आप में इतने हॉरिफिक थे कि मैंने सोचा कि ये ऑर्गेनिकली फिल्म में आ रहा है। ये जो मुद्दा है वो अपने आप ऑटोमेटिकली फिल्म में आ रहा है और बहुत सही से बैठ रहा है, और इसको कहना जरूरी है। अब ये फिल्म सिर्फ हॉरर फिल्म नहीं रही है, अब हॉरर फिल्म से ये ऊपर उठ चुकी है। हाँ। तो तब हमारा पूरा नजरिया उस स्टोरी को देखने का बदल गया। और फिर लपाछपी जब बनी तो बहुत सारी औरतें सिनेमा में आई, उन्होंने फिल्म को बहुत सराहा, अपने दोस्तों को, रिलेटिव्स को, बच्चों को फिल्म दिखाई। मतलब थिएटर मैनेजर के साथ लड़कर बच्चों को ले जा रही थी फिल्म दिखाने के लिए, मैंने देखा हुआ है, क्योंकि वो चाहती थी कि हमारे बच्चे देखे और समझे कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग रहा, पर महाराष्ट्र में सीमित हो गया। इसीलिए फिर हमने उसको हिंदी में बनाई छोरी, ताकि वो ग्लोबली भी जाए। फिर ओटीटी पे आई तो वो ग्लोबली गई, और फिर लगा कि अब ये यहाँ पे तो खत्म नहीं हो रहा, ये तो अभी शुरुआत लग रही है। तो इसलिए फिर छोरी 2 ऑर्गेनिकली आगे गई, जहाँ पे हॉरर और बढ़ा, क्योंकि जो समाज में दिख रहा है हमें, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से हमारा कुछ चीजों में हॉरर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है एक तरीके से, क्योंकि ट्रोलिंग इतनी इजी हो गई है कि आप कुछ भी बोल पा रहे हैं, राइट। तो ये हॉरर बढ़ा है, कम नहीं हुआ है। तो ये सारा एक प्रोग्रेशन है, जो समाज का जो हॉरर है उसको हम मिरर कर रहे हैं इस फिल्म में। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया के हॉरर की बात कर रहे हैं विशाल जी, और आप लोग तो एक्टर हैं, एक्ट्रेसेस हैं और नोन फिगर्स हैं। सोशल मीडिया पर लोग बहुत पीछे पड़े रहते हैं अलग अलग तरीकों से। सबसे बड़ा तो ट्रोलिंग का कोई लिमिट और कोई लेवल नहीं रह गया है। उससे कैसे ओवरकम करते हैं आप लोग? और कभी आपको लगा कि कोई ऐसा इस तरीके से ट्रोल हो रहे हैं या इस तरीके से कुछ परेशानी हो रही है जो मेंटली परेशान ज्यादा कर रही है? नहीं, मैं तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ रखती हूँ कि कुछ सालों में हम एक ऐसी फिल्म बना रहे होंगे
जिसमें सोशल कॉज होगा सोशल मीडिया, वो एक इविल प्रैक्टिस हो चुका होगा तब तक, और हमें अंदाजा भी नहीं है. वी ऑलरेडी नो ऑफ केसेस जहां लोग बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया डिप्रेस हो रहे हैं, सैड हो रहे हैं, अपनी जान लेने की बातें कर रहे हैं. आई फील द प्रेशर द सोशल मीडिया हैज पुट ऑन एवरीबडी टुडे इज अनरियल. मतलब इस तरह से आप जिंदगी नहीं जी सकते हो. बहुत ही जल्द आई एम श्योर इस पे एक पिक्चर बनेगी कि क्या हुआ हमारी यूथ के साथ, या हमारी खुद की प्रेजेंट कंडीशन के साथ, कि हमने हमारा वो रिजल्ट ही नहीं हम एंटिसिपेट कर पाए कि ये कहाँ जाके खत्म होगा, ये कैसे फटेगा. आई डोंट थिंक एनीबडी हैज एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट येट. ये एक बहुत बड़ा मॉन्स्टर है जिसको हम रोज के हिसाब से फीड कर रहे हैं हमारे खुद के फीड्स पे. नहीं, और इवॉल्व हो रहा है, डीप फेक, एआई, अलग अलग तरह की चीजें. कल There is मैं no कुछ कह रहा हूँ end. और उसके क्या मतलब बता दिखाए जा रहे There हैं is वो. no end. मैं आपको बता रही हूँ, हर इंसान, मेरी आदत हो गई है विच इज नॉट गुड. मैं आपको आपके नाम से नहीं, आपके सोशल मीडिया हैंडल से जानती हूँ कि इट्स @so&so. मतलब आपका नाम क्या था, ये शायद आपको 2 मिनट लगेगी. सोशल मीडिया हैंडल का नाम सबको याद है. एंड आपके पोस्ट्स पे क्या लाइक्स है, क्या कमेंट्स है, इससे आपका वर्थ और वैल्यू डिफाइन हो रहा है. मतलब आप मुझसे सच में कह रहे हो कि और कुछ नहीं है लाइफ में, बस यही बचा है? नो यार, it's a very scary place. It's a very scary place, and I'm scared for children. I'm really scared for children and youth who are growing up in this time. I really don't know क्या लेकिन होगा यार. इसको नकार भी नहीं सकते, समय के हाँ, साथ तो आप ये उसको, चेंज है. बिकॉज प्रोग्रेस है, इवेंचुअली आप यू आर गोइंग टू मूव अहेड. मैं एक सिंपल एग्जांपल देती थी और अभी भी देती हूँ कि पहले ना मार्केट जाना, बाजार जाना, सब्जियां खरीदना हमारे लिए रोज का काम था. जाते थे, पापा जाते थे, मैं जाती थी, मम्मी जाती थी. अब हम घर बैठ के ऑनलाइन वो सब्जियां खरीदते हैं. अभी अगर हमारे पास वो सहूलियत आ गई है कि हम घर बैठे बैठे फोन पे खरीद लेंगे, तो मार्केट कौन जाएगा अब? तो जब हमने हमारी खुद की जिंदगी वैसे बना दी है, तो दिस इज हियर टू स्टे. यू कैन नॉट गो बैक फ्रॉम दिस. ये बड़ी बात आप कह रही हैं. दिव्य, फिल्में बदल रही हैं, कंटेंट बदल रहा है, कंटेंट प्रेजेंट करने का तरीका बदल रहा है. पहले सिर्फ 3 घंटे की फिल्में होती थी, टीवी पर सीरियल्स होते थे, अब ओटीटी है, एनी टाइम एक्सेस वाला मामला है. राइटिंग भी चेंज हो रही है उसके हिसाब से, रीच करने के लिए डायलॉग्स भी चेंज हो रहे हैं. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कई बार चर्चाएं होती हैं वेब सीरीज को लेकर, छोटी फिल्मों को लेकर, छोटे ड्यूरेशन की फिल्मों को लेकर, कि भाई डायलॉग्स जिस तरह के होते हैं या जिस तरीके से गालियों का इस्तेमाल होता है, कहीं कुछ हो सकता है सूटेबिलिटी के हिसाब से जरूरत हो, लेकिन एक्सेस कर देना, भर देना जबरदस्ती, इसलिए कि वो ज्यादा कनेक्ट करेगा. ये सही है? सर ये सबसे मुश्किल सवाल है, और ये क्योंकि गालियों का इस्तेमाल होना या चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये या जैसे कभी एक्सेस होता है. मैं पहले दूसरे पार्ट पे आता हूँ कि क्या बदल रहा है तो करना चाहिए. देखिए, हम लोग को जो हमारी यादों में बहुत दूरदर्शन के सीरियल है ना, जब महाभारत आता था, हम लोग आता था, बुनियाद आता था, तब हफ्ते में एक बार वो आता था, है ना. हमारे पास 6-7 दिन होते थे एक एपिसोड के, 22-23 मिनट शूट करके उसको एडिट करके डालने के लिए. कई बार वो रहता था. मैं गलती से मैं कुछ दिन चैनल में रहा एक, और मैं वहाँ पे प्रोड्यूसर आते थे, राइटर आते थे, और मैं तय करता था कि आगे क्या शो जाएगा, क्या नहीं जाएगा. और जब हम ये कर रहे होते थे, तो उस समय हफ्ते में 5 दिन सीरियल आता था. अब हफ्ते में 5 दिन अगर सीरियल आना है, और होता क्या है, और ये केवल हिंदुस्तान, ये बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन है कि हिंदुस्तान के सीरियल में एकदम से वो कोई कैरेक्टर होता है, वो बहुत हिट हो जाता है तो उसको बढ़ा देते हैं, एकदम से कोई मर गया तो गायब हो गया, उसको दोबारा ले आओ. विदेश में भी जो सबसे बड़े से बड़े जो प्रोड्यूसर है वहां के, टीवी आप बहुत लंबा लिख नहीं सकते, है ना. वहां पे क्या होता है, कोई चीज चल गई तो उसको हर थर्सडे रिजल्ट आता है और उसको बदलना पड़ता है. तो जब टीवी पे जो 5 दिन आपको करना है ना, तो आपको ऐसा नहीं कर पाएंगे कि आप 25 जगह लोकेशन चेंज करके शूट कर पाएंगे. आपको लिमिटेड लोकेशन में शूट करना होगा. और हिंदुस्तानी लोग, हम लोग इतने इंटरेस्टेड रहते हैं दूसरे की जिंदगी में, बातचीत में. यहीं से अभी मैं निकल रहा हूँ इंदिरा प्रतिष्ठान से, और कहीं पे 2 लोग झगड़ रहे होंगे, मुझे जरूरी काम से भी मैं जा रहा हूँ, तो मैं खड़े होकर सुनूंगा कि भाई क्या बात हो गई, है ना. हम लोग ऐसा, ये हमारा जनरल बिहेवियर है ना. हम लोग को चाय की दुकान पे आप खड़े हो जाइए, आपको ओटीटी देखने की जरूरत ही नहीं है. मतलब हम लोग तो ऐसा तरीके का देश है ना हमारा. और लखनऊ में तो बिल्कुल नहीं है. नहीं. तो अब वो जब मैं चैनल में भी था, तो जब मीडियम, अब 5 दिन का है, लेकिन जब वही कहानी हमें, देखिए क्या हुआ, हम लोग बहुत फ्री भी हो गए कि जैसे 3 घंटे में कोई बात कहनी थी, 2.5 घंटे में कोई बात कहनी थी, लेकिन एकदम से जब हमें 10 घंटे मिले, तो अब हम जो कैरेक्टर है उसको अंदर तक जान सकते हैं. ये बहुत बड़ा मौका है, बहुत बड़ी पावर है कि अब जो हीरो भी है उसके अंदर भी एक ग्रे है, जो विलेन है वो भी पूरी तरीके से विलेन नहीं है. ये बहुत बड़ा मौका है एज अ राइटर, हम सारे लोग एज अ डायरेक्टर, एज अ क्रिएटर, कि हमारे पास एक 10 घंटे का मौका है. अगर आप विदेश में देखेंगे, जो ब्रेकिंग बैड सीरीज है 60-70 घंटे का कंटेंट है,
60-70 घंटे में आप एक कहानी कह रहे हैं। पैरेलली क्या हुआ कि ये मीडियम चला, फिल्में आई, लेकिन ये बात ना, जैसे मैं चूंकि चैनल में रहा हूँ तो ये बहुत डिबेट ये चलती है, और मैं पिछले 3-4 साल से जब भी इस तरीके की डिबेट में रहा कि क्या गाली डालने से कोई चीज चलती है, ये बिल्कुल भी सच नहीं है। अभी भी अगर आप देखेंगे इधर बहुत सारी चीजें जो फ्लेयर अप हुई हैं, केवल कोई भी चीज चलती है उसकी केवल एक वजह होती है कि कहीं ना कहीं इस पूरी दुनिया में वो बात किसी को टच कर रही है, और जब हमें कोई बात टच करती है ना, तो हम लोग, हमारे कोई अच्छा व्हाट्सएप फॉरवर्ड आता है ना, तो हम 10 लोगों को फॉरवर्ड करके बताते हैं, भाई ये देखो, वो उसी वजह से चलती है। उसमें गाली है नहीं है, क्योंकि अगर आज की डेट में 16-17 साल का कोई लड़का, 18 साल का लड़का कोई कॉलेज में है, यहीं पे कोई सेल्स में नौकरी कर रहा होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि उसके जीवन में गाली ना हो। ऐसा थोड़ी ना कि हम लोग कोई अलग से मंगल ग्रह से लाके कर रहे हैं, लेकिन केवल इस वजह से कोई चीज चली कि ऐसा संभव नहीं है। मेरे को एज अ क्रिएटर ये लगता है कि हमें कॉन्शियस होने की जरूरत है। देखिए, एक मैं फिल्म का एग्जांपल लेकर बताता हूँ। पान सिंह तोमर जो फिल्म थी, अब वो डकैत की जिंदगी पे एक फिल्म है। संजय चौहान साहब ने उसका डायलॉग लिखे थे, अब तो अनफॉर्चुनेटली उनकी डेथ हो गई। डकैत पे आप फिल्म बना रहे हो, उस पूरी फिल्म को आप जाके देखिए, उसमें एक भी गाली नहीं है। ये एज अ राइटर हमारे पास मौका है कि हम वो भी क्रिएट कर सकते हैं। गली बॉय में लगभग एक भी गाली नहीं है, जबकि मुंबई की उस चौल के जीवन में जीवन रफ है उनका, गाली हो के रहेगी। इसीलिए बॉम्बे में जो बहुत सारे एग्जेक्टिव्स जब जाते हैं और उनको हिंदी पहली बार सीखनी होती है, तो वो ऑटो वाले से बात करते हैं। ऑटो वाले की लाइफ बहुत रफ है, उसके जीवन में गाली होके रहेगी। उसको मैं फिल्टर कर दूंगा तो भी मैं गलत कर रहा हूँ, और मैं केवल इस वजह से डालूं कि नहीं नहीं गाली से तो क्लिक हो जाएगा, तो वो भी गलत कर रहा हूँ। तो दोनों ये बैलेंस बना, लेकिन बैलेंस मेंटेन करना होगा, बैलेंस करना ही पड़ेगा। देखिए राही साहब, मैं तो इस धरती में गाजीपुर का रहने वाला हूँ, राही साहब मासूम रजा इतने बड़े लेखक हुए, उन्होंने किताब लिखी और उसको उस समय ऐसी कंट्रोवर्सी हुई कि आधा गांव में कि गालियां इस वजह से उनको साहित्य अकादमी नहीं मिला। और उनसे बड़ा तो राइटर, मतलब 3 बार फिल्म फेयर मिला था उनको डायलॉग के लिए। मिली के डायलॉग लिखे उन्होंने, गोलमाल जो पहले वाली थी ऋषिकेश मुखर्जी की, उसके डायलॉग लिखे उन्होंने। तो उनकी तो किताबों में भी गालियां थी, तो वो खराब राइटर हो गए। या उन्होंने भी बैलेंस मेंटेन किया। महाभारत अलग शो था, उसमें अलग तरीके से बात हुई, किताब में अलग तरीके से बात। आई थिंक बहुत मीडियम के हिसाब से करना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, एज अ क्रिएटर, मैं चैनल में 10 शो मैंने बनाए, बाहर से फिल्में की, कर ही रहे हैं काम। कभी भी ना कोई चैनल एग्जीक्यूटिव ऐसा ब्रीफ देता है, ना एज अ डायरेक्टर कोई ब्रीफ देता है कि भाई गाली डाल दो तो ये चल जाएगा, ऐसा होता ही नहीं। कंटेंट, कोई बात छूती है आपको किसी कैरेक्टर की, और उस वजह से हम जुड़ते हैं और हम 10 लोगों को बताते हैं कि हाँ यार ये बहुत सही बात है, मुद्दा बहुत सही है, ये कैरेक्टर ने बड़े अच्छे से एक्टिंग करी, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा, मेरी बेचैनी को इसने पकड़ा। तो वो है। तो मुझे इसका, अगर आप मेरे से बोले हटा देना चाहिए, वो भी गलत हो जाएगा। हाँ, नहीं वो बात इसीलिए मैंने कहा सूटेबिलिटी के हिसाब से। दूसरा एक चीज आपने कहीं कहा कि कंटेंट जिस तरीके से बन रहा है अभी, वो उस लेवल का नहीं है जिस लेवल का होना चाहिए। पहले शायद ऐसा कंटेंट था, या हम बना नहीं पा रहे हैं, या हम बहुत जल्दबाजी में हैं कि ओटीटी प्लेटफॉर्म्स की बाढ़ आई हुई है, जल्दी जल्दी करके डालते हैं, तो शायद हमारा जो पर्पस है आरओआई का, वो हम सॉल्व करते रहेंगे, कंटेंट देखा जाएगा बाद में। मैं एक्चुअली, मैंने एक नहीं बहुत इंटरव्यू में बोला है, बट आई डू बिलीव इट। हम जब पहले पिक्चरें बनाते थे, तब हमारे पास आई थिंक एक ये था कि क्या क्या होता है, एक सेट पैलेट बोलते हैं, या सेट कंटेंट का एक कल्चर बोलते हैं, कि अगर ये पिक्चर चल गई तो ऐसी ही बनाते हैं। वो एक टेम्पलेट, यस टेम्पलेट इज द वर्ड, नॉट पैलेट। थैंक यू सर, दैट्स व्हाई आई लाइक दैट यू राइट नेक्स्ट टू मी। तो अगर हॉरर कॉमेडी चल रही है तो हॉरर कॉमेडी ही बनाते रहो। अगर इवेंट फिल्म चल रही है, बाय इवेंट फिल्म आई मीन बड़ी बड़ी बैनर की बड़ी पिक्चर बड़े हीरो के साथ, तो वो उसने पैसे बनाए तो वो करते रहो। आई थिंक द रीजन आवर कंटेंट इज टेकन अ हिट इज क्योंकि किसी ने सिर्फ कंटेंट बनाने के लिए पिक्चर नहीं बनाई। वो जो एक आपका इंटेंट है, आपका एक फिल्म स्टार्ट करने का, एक कहानी कहने का, बनाने का, जो एक आपका एक सोल होता है, या आपकी जो एक प्योरिटी होती है, वो कहीं मिक्स हो गई है। एंड आई कांट ब्लेम द इंडस्ट्री ओनली फॉर इट, बिकॉज वी वेंट थ्रू अ पैंडेमिक, वी वेंट थ्रू अ सिचुएशन जहां सब घर बैठे थे और सबके हालत खराब थी। सबको सडनली जाके काम करना था जैसे ही लॉकडाउन खुला, कि कुछ भी शूटिंग करते हैं, काम पे चलते हैं, कुछ तो करते हैं, कुछ तो करते हैं। वो जो उस वक्त का हफरा तफरी था ना, कि बस काम करते हैं ताकि आए, उसमें आई थिंक हम थोड़े खो गए। ऑल्सो लोग थिएटर आ नहीं रहे थे बिकॉज एक रियल प्रॉब्लम थी कि आप एक बड़े से क्राउड एरिया में जाके नहीं बैठ सकते हो, उसमें जान पे खतरा था, वो एक डर बैठ गया था, इसलिए पीपल वर कंज्यूमिंग कंटेंट घर से। उसमें एक और चीज हुई कि जो घर से कंटेंट आप देख रहे हो वो वर्ल्ड सिनेमा था,
वहाँ आपने अलग अलग लैंग्वेजेस की, अलग अलग कल्चर्स की, अलग अलग टाइप्स ऑफ फिल्म सीरीज देखे, जहाँ आपका भी दिमाग खुला एज एन ऑडियंस कि ये कितना अच्छा है। मतलब इतने लोग मनी हाइस्ट की बात कर रहे थे, इसके कितने लोगों ने कहा है मनी हाइस्ट जैसा शो बनाते हैं, फिल्म बनाते हैं, बट आप वो बना नहीं सकते बिकॉज बहुत अलग इससे आता है। आई फील वो दोनों चीजें एक साथ हो गई हमारे साथ। हमारा कंटेंट कहीं लॉस्ट हो गया और ओटीटी ने हमें इतना कुछ दिखा दिया कि हमें अभी भी नहीं समझ आ रहा है कि हमारे ऑडियंस को क्या पसंद आएगा, क्या पसंद नहीं आएगा। इसलिए अब हम उस भेड़चाल में हैं कि जिस पिक्चर ने पैसे बना लिए वैसी सी ही पिक्चर करते रहो। अभी अगर आप सेम चीजें देते रहोगे तो वो भी एक बार पैसे कमाना बंद ही हो जाएंगे ना, आपको नया कुछ लाना ही पड़ेगा। एंड दैट विल देन बी द क्लटर ब्रेकर, बट आई फील दैट इज वेयर वी आर थोड़ा सा लॉस्ट। अगर मैं एकदम करेक्टली ऐसे पिन पॉइंट करूं, हम थोड़े से लॉस्ट है इस वक्त। हमें हमारी फुटिंग नहीं पता, हमें नहीं पता हमें नेक्स्ट क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। बिकॉज आई थिंक ऑडियंस ऑल्सो थोड़ा सा आना शुरू हुए, बट अभी भी फुल्ली नहीं आ रहे हैं। बट कंटेंट पिकअप होना ही पड़ेगा, आपको अच्छी पिक्चर बनानी ही पड़ेगी ताकि लोग आए और थिएटर में देखें। तो आपको ऐसा, एक तो जो कारण आपने बताया, दूसरा क्या इस वजह से भी लग रहा है कि ऐसी जो कंटेंट ओरिएंटेड फिल्म है, क्या वो आपको नहीं मिली या मिलनी चाहिए थी? हाँ, हम सब अपने अपने बारे में सोचते हैं। वो छोरी जैसी फिल्म आपको मिली, ये एक अलग कंटेंट है, बहुत अच्छा आप कर रही है, फिल्म भी बहुत अच्छा कर रही है, और भी कुछ मिलना चाहिए था या और लोगों को मिलना चाहिए था, या वो कंटेंट वाकई अभी हम सोच ही नहीं रहे उसके बारे में, ये एक वजह है क्या? मुझे कंटेंट नहीं मिलने की वजह अगर आपको सच में जाननी हो तो इंडस्ट्री में ना एक माइंडसेट होता है कि अगर आपने एक एक्टर को एक सी पिक्चर में देख लिया तो आप उसको उसी सी पिक्चर में कास्ट करते हो। तो जब मैं आई थी तब मैंने प्यार का पंचनामा 1, 2 और सोनू की टीटू की स्वीटी की, तो सबको लगा बस ये एक रोम कॉम स्पेस में क्यूट सी या थोड़ी सी मैनिपुलेटिव सी सिर्फ गाने करने वाली वही कर सकती है, इससे ज्यादा इसमें डेप्थ नहीं है, ग्रेविटास नहीं है, इससे ज्यादा वो शायद कैरी नहीं कर पाए या कर नहीं पाए। बट वही मैं कही ना, वो एक मेंटालिटी हो गई कि सब यही सोच रहे हैं। पर तब आपको एक डायरेक्टर चाहिए जो मुझे एक अलग लाइट में देख सकते हैं, सोच सकते हैं, क्लटर ब्रेक कर सकते हैं और पिक्चर मेरे पास लेके आ सकते हैं कि हाय नुसरत, हमें ये फिल्म करनी है, ये बहुत अलग है, आपने किया नहीं है पहले, क्या आप करेंगे? एज एन एक्टर मुझे नहीं लगता कोई भी एक्टर एक नया काम करने से पहले बोलता है नहीं 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 ये मुझे नहीं करना। नहीं, हर एक्टर को कुछ अलग करना है, हर एक्टर को भूख होती है कि मैंने जो पहले किया है उससे कुछ अलग करते हैं। मुझे जिस मोल्ड में, मुझे जिस परसेप्शन में लोगों ने देख रखा है उसे तोड़ते हैं थोड़ा सा, मजा तो उसी में है। हाँ। सेम चीज करने में क्या मजा आता है? तो आई थिंक आई एम जस्ट ब्लेस्ड कि मुझे जितना मिला, जो नहीं मिला उसके बारे में मैं रोक के क्या कर सकती हूँ। मेरे पास आया नहीं, वो नहीं आया, मेरे नसीब में नहीं था, बट जो मेरे पास आया और जितना आया उसको मैंने दोनों हाथों से पकड़ा और मैंने किया और मैं यहाँ आ गई। नहीं, ये बड़ी बात आप कह रही हैं। देखिए, इसको एक्सेप्ट करना भी अपने आप में बड़प्पन की बात होती है कि हाँ, जो मुझे मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, क्यों नहीं मिला। ये बहुत से एक्टर्स के साथ हमने देखा। आपको कैसे लगा नुसरत फिट हो जाएंगी? कहाँ रोम कॉम कॉमेडी, कहाँ छोरी, गांव में एक डरी हुई महिला, और वो पहले एक बच्ची को पैदा होने के लिए बचा रही है, फिर उसके बाद उसका बचपन बचा रही है, कैसे? तो अब जैसे ये जो हमारी चौकड़ी है, शायद दिव्य जी थोड़े से ज्यादा स्टार है, थोड़े बड़े स्टार है, बट हाँ मैं और नुसरत हम जिस इंडस्ट्री में है, जो अभी इन्हें बताया कि हर चीज एक टेम्पलेट में चलती है, तो हॉरर का भी सालों से एक टेम्पलेट चल रहा है कि आप हॉरर इसी तरीके से बना सकते हो, उसमें गाना होना है, उसमें थोड़े से एक तरीके के सीन होने हैं, फिर थोड़ा सा हॉरर भी डाल देंगे उसमें, तो हॉरर फिल्म बन जाएगी। तो उसमें क्या है ना, हर इंसान को, हर एक्टर को, हर प्रोड्यूसर को वही पिक्चर बनानी है। इन्होंने एक बात बोली कि हर एक्टर को नया ढूंढता है, उसमें अबला नारी होती है जिसको बचाने कोई और आता है। हाँ, डैम्सेल इन डिस्ट्रेस, बेसिक ऑफ हॉरर फिल्म्स। हाँ, तो क्या है कि इन्होंने एक बात बोली कि हर एक्टर नया ढूंढता है, बट ऐसा सच नहीं है। ये बहुत सारे एक्टर वही सेम चीज ढूंढते रहते हैं और उनको वही चीज करनी होती है। तो नया आता है तो उनको नहीं करना होता है, ठीक है, खास करके नए डायरेक्टर के साथ तो बिल्कुल ही नहीं करना होता है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। और मैं एक फिल्म बना चुका था जो क्रिटिकली मराठी में सक्सेसफुल हो चुकी थी, फिर भी नहीं करना है। तो इसमें क्या होता है कि फिर आप लाइक माइंडेड लोगों को ढूंढते हो जो आपके जैसी सोच रखते हैं। तो मैं नुसरत से एक प्रोजेक्ट के लिए मिला था और तभी भी बात ऐसी हुई थी कि क्योंकि मैं नया था और इनकी एक बॉक्स में इनको भी डाल दिया गया था, तो मुझे ये बोला गया था कि आप मिल लो उनके साथ, पर उनके साथ हम काम नहीं करने वाले, बस आप मिल लो। तो मैं भी नया था हिंदी इंडस्ट्री में, तो मुझे समझ नहीं आया कि ये मैं मिल क्यों रहा हूँ फिर, अगर हम काम नहीं करने वाले हैं तो।
तो मुझे बड़ा अचरज हुआ कि ये ऐसे क्यों होता है, पर मैं बोला चलो ठीक है मिल लेते। तो जब मैं मिला तो हमारी मीटिंग इतनी अच्छी हुई और मुझे ये समझ आया कि जो मेरी भूख है वो इनकी भी भूख है। हम दोनों एक एक बॉक्स से निकलना चाह रहे और अपनी आइडेंटिटी ढूंढना चाह रहे। और फिर जब ये फिल्म की बात हुई तो हमारे प्रोड्यूसर भी है विक्रम मल्होत्रा, उन्होंने इनके साथ काम किया हुआ था। तो दोनों के मुंह से यकीन मानो एक ही टाइम पे एक ही नाम निकला, वो नुसरत का निकला। और फिर हम इनको मिले और ये फर्स्ट चॉइस थी और लास्ट चॉइस थी, तो ऐसे बन गए। नहीं, तभी देखिए छोरी 1 और उसके बाद हम छोरी 2 देख रहे हैं और अब उम्मीद यही है कि छोरी 3 भी देखेंगे। दिव्य, कितना मुश्किल हो जाता है एक एक्टर जो एक अलग बॉक्स में फिट किया गया हो उसके लिए डायलॉग्स लिखना या उसको सोच कर लिखना? वो एक्चुअली मैं तो इधर मैं अभी प्रोजेक्ट का नाम नहीं ले सकता, लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि जैसे एक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, स्क्रिप्ट के हिसाब से एक दुनिया बनी हुई है उसकी। फिर एकदम से मेरे को एक दिन फीडबैक आया कि ये सर के हिसाब से डायलॉग कर दो जरा। सर के हिसाब से, मैंने कहा सर के हिसाब से डायलॉग होगा कि कैरेक्टर के हिसाब से होगा? तो वो आई थिंक हम लोग को ना जैसे एज अ राइटर मुझे लगता है कि जो आपने कैरेक्टर बनाया है ना, उसके लिए फाइट करनी चाहिए कि हाँ वो ऐसे बोलेगा। ऑब्वियसली उसमें क्या होता है, कई बार हमेशा हम सही नहीं होते, क्योंकि जो पहली बार जी रहा होता है उस कैरेक्टर को, जब पहली बार, क्योंकि हमने तो लिखा, लेकिन जैसे इन्होंने बहुत अच्छा बताया नुसरत ने ना, कि जब माँ होना, वो एक्सपीरियंस जब आपका फर्स्ट हैंड नहीं है और वो उसको इंटरलाइज कर लेना, तो कई बार चीजें चमकने लगती हैं कि नहीं यहाँ पे मैं ऐसे बोल सकती हूँ, ऐसे नहीं बोल सकती हूँ। तो वो अच्छा एक मेथड है कि आप उनकी भी बात सुने और फिर जो प्रोजेक्ट के लिए सोचो, क्योंकि हम सारे लोग किसी भी XYZ प्रोजेक्ट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो एक रास्ता निकालें। कई बार उसमें बहुत लर्निंग भी होती है, जैसे कई बार वो फीडबैक बहुत सही होता है। जैसे मुझे लगता है कि कुछ लोगों का जो सेट है और उनको पता है कि उनका स्ट्रेंथ है कि ऐसे डायलॉग बोलेंगे तो ताली बजेगी, तो वो वैसे आपको करना चाहिए कई बार, क्योंकि प्रोजेक्ट के लिए वो बहुत अच्छा है। कई बार होता है कि एंट्री ऐसी होनी चाहिए, तो वो कई बार ना वर्क करती है। जैसे मैंने एक फिल्म की थी साउथ में, पोनियन सेल्वन, वो मणिरत्नम सर ने बनाया था उसको, तो वहां पे चियान विक्रम सर की एक एंट्री सीन थी और वो उसमें घोड़े से एंट्री होता है, पहले वाइट हो जाती है पूरी स्क्रीन और उनकी घोड़े से एंट्री होती है। तो मुझे याद है हम लोग जब डबिंग में बैठे थे तो उन्होंने बोला दैट्स द बेस्ट एंट्री सीन आई हैव, कि ऐसा एंट्री सीन मनी सर देंगे, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो उनको वो खुशी थी कि क्योंकि वो उनके जोन में वो एंट्री सीन रखते हैं अपनी फिल्मों में, लेकिन मनी सर के फिल्मों में कई बार क्या होता है, बहुत एकदम से आएंगे और अरे ये हीरो है। धीरे धीरे आप डिस्कवर करते हो, बट वो एंट्री सीन क्योंकि उसका स्केल ऐसा था, तो आई थिंक वो बहुत एक प्रोजेक्ट के लिए जो सही है उस हिसाब से हिसाब लगा के करना चाहिए, और वो बहुत दोनों लोग जो बीच का रास्ता निकाल के कर पाए। कई बार मुझे एक चीज लगता है, कोलैबोरेटिव आर्ट है ना, देखिए अगर आप एक चीज देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे हैं तो ऐसा बिल्कुल साथ में जब आप शूट पे जाते हैं ऐसे 150 chaos हो रहे होते हैं, कभी लोकेशन का, कभी काम उनके साथ करना चाहिए, इनके साथ मजा आया, लगे कि हाँ यार आज कुछ करके आए, मजे लेते हैं। और बाकी आप मजा लेंगे सेट पे लिखने की प्रोसेस में, तो ऑडियंस भी जब उसको 2 साल बाद 1.5 साल बाद फिर आउटपुट और रिजल्ट भी उसी तरीके से हो जाता है। मिलेगा। तो मेन मजे लेने वाली बात है, और उसमें तो अगर दोस्तों में भी जैसे होता है ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, आई थिंक वो तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ गेम है। वो तो है। नुसरत, मुझे एक बात बताइए, क्योंकि ये फिल्म डर वाले जॉनर में है, डर लगता है आपको? और सबसे ज्यादा डर कब लगा था? यहाँ कभी लगा, इजराइल में लगा, कहाँ लगा? नहीं, मुझे डर लगता है, बहुत लगता है, बहुत रियल है मेरा डर। मुझे पानी से डर लगता है क्योंकि मुझे स्विमिंग नहीं आती, तो मुझे ऐसा लगता है मैं डूब के मर जाऊंगी, किसी ने मुझे डाल दिया कहीं तो। बट डाला ही है, विशाल सर ने मुझे कुएं में डाला है इस पिक्चर में। मुझे एक बिल्डिंग के रबल के नीचे अटक जाने में भी डर लगता है, उससे घुटन होती है। मुझे एक फॉरेन कंट्री में जहाँ मुझे कुछ आइडिया नहीं है क्या होने वाला है और अटैक हो जाता है, वहां भी बहुत डर लगा था। वो अलग किस्म का डर था, बिकॉज उसका मैंने कभी सोचा भी नहीं है। अभी बैठे बैठे मैं सोच सकती हूँ कि पानी में जाऊंगी तो मुझे ये हो जाएगा, या ये बिल्डिंग गिर जाएगी तो मुझे ये हो जाएगा, बट वो तो कभी सोचा ही नहीं था। तो वो अनएंटिसिपेटेड, एब्सोल्युटली अननोन और हेल्पलेस फियर था। हेल्पलेस मतलब पानी में आप पड़ भी जाओगे तो आप हाथ पैर तो मारोगे, आप एक बिल्डिंग के नीचे आ जाओगे तो कुछ तो मेहनत करोगे। वहां आप सिर्फ बैठे हुए थे, कुछ नहीं कर सकते थे। मतलब हेल्पलेसनेस वाला जो फियर था वो मुझे एक्चुअली, वो वाला डर था जो एक बार कभी कभी आदमी ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल कोई ऑप्शन नहीं, दिल धक से करके रह जाता है, अब क्या, व्हाट नेक्स्ट? करेक्ट। वो आप मुझसे पूछ रहे हो वो क्या कि अब क्या? हाँ, मतलब वो वाले सिचुएशन में जब इंसान फंस जाता है कि अब क्या, मतलब कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, वो वाला डर था, ये कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा। वो वाला डर आई थिंक लाइफ में हर
पड़ाव पे आता है आई गेस, कि इतना कर लिया अब क्या करूं, अब यहाँ तक आ गए अब क्या करूं. आई थिंक हमारी पूरी जिंदगी ओनली इज लाइक दैट ओनली. द वर्ड एंजाइटी कम्स फ्रॉम देयर. कि और हमारे स्पेशली इन एक्टर्स फील्ड तो आपको पता ही नहीं कि अगली पिक्चर कहाँ से आएगी या अगला काम कहाँ से आएगा. क्योंकि ये फ्राइडे पिक्चर नहीं चली तो क्या दूसरा फ्राइडे मिलेगा मुझे, नहीं मिलेगा. वो तो एवरीडे वाले एंजाइटी और प्रॉब्लम्स और स्ट्रगल है जो आई थिंक सबको होते हैं. आई एम श्योर डायरेक्टर राइटर्स को भी होते ही होंगे कि अब क्या करें, अगला ये हो गया, व्हाट टू डू. वो तो एवरीडे प्रॉब्लम्स है, तो डेफिनेटली एग्जिस्टिंग है. अभी मोदी जी से मुलाकात किया आपने, इंस्टाग्राम पे आपने उसको साझा किया, गुजराती में उसमें लिखा, क्या बात हुई, क्या कहा आपने? वहाँ इजराइल का जिक्र हुआ, आपने कुछ और उनको कहा, क्या बात हुई? नहीं एक्चुअली जब से मैं वापस आई थी इजराइल से, मैं खुद ओके नहीं थी. आई वाज डायग्नोज्ड विद PTSD. तो मुझे थोड़ा वक्त लगा टू गेट आउट ऑफ दैट. आई हैड टू गो थ्रू थेरेपी एंड ऑल. तो मैं कभी एक्चुअली उनसे ना मैसेज कर पाई PMO ऑफिस को. मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे डाला था थैंक यू बोलते हुए. और अब हम ऐसी एक जगह पे बाय चांस साथ थे. तो वो मिलने भी आए थे, तो मैंने उनको पर्सनली बस इतना ही कहा कि थैंक यू सो मच सर. उस वक्त जस्ट टू हियर अ साउंड एंड अ वॉइस एंड अ मैसेज फ्रॉम समवन हु सेज कि हम हैं, आप अकेले नहीं हो, वाज इनफ फॉर मी टू फील नॉट लॉस्ट एंड नॉट हेल्पलेस. पता नहीं क्या था वो, बट एटलीस्ट आई वाज एबल टू ट्रस्ट कि हाँ बस कोई तो है. वो उतना काफी होता है आपको एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन से सर्वाइवल एक स्पिरिट या सर्वाइवल इंस्टिंक्ट या आप कुछ भी बोलो, आप फिर झेल सकते हो, आप निकल सकते हो उन चीजों से. तो बस मैंने उनके लिए उसके लिए उनको पर्सनली थैंक यू बोलना चाहा था, जो मैंने कहा. और मुझे पता नहीं था, ही न्यू कि मैं गुजरात से हूँ, ऑफ कोर्स वो भी गुजरात से है. तो ही सेड आप गुजराती में क्यों नहीं बात करती. तो मैं तो उस चीज से मैंने कहा हाँ मैं गुजरात से हूँ. तो ही सर हाँ मैं जानता हूँ. तो मैं तो उस बात से ये थी, मैंने कहा आप जानते हो, अच्छा. तो मैंने गुजराती में 2 शब्द बोल दिए, बस उतनी सी स्वीट सिंपल और बहुत ही यादगार मुलाकात थी. चलिए देखिए, टाइमर मेरे सामने बार बार चल रहा है. एक आखिरी सवाल, और मैं कहानी नहीं पूछूंगा, मुझे ये बताइए, छोरी 2 तक तो हम आ गए, छोरी 3rd, तीसरा इसका स्क्रीन पर हमें देखने को मिलेगा अवतार? हाँ कोशिश है, बनाएंगे ऐसा लग रहा है. ये प्लान में है या अभी सोचेंगे? क्या सॉरी? प्लान में है, सोचेंगे? नहीं प्लान में देखो क्या है, हर एक फिल्म का रिस्पॉन्स पे डिपेंड करता है. छोरी का रिस्पॉन्स थैंकफुली बहुत ही अच्छा आया है, बहुत वेरिड रिएक्शन आए हैं, लोगों ने बहुत सराहा है ये अटेम्प्ट जो हमने किया है एक अलग तरीके से पेशकश का हॉरर जॉनर में. तो ऑडियंस को काफी पसंद आया है, क्योंकि हमारे यहाँ ऐसा ये एक्सपेरिमेंट हुआ नहीं है. तो इट इज वेरी पॉजिटिव, बहुत ही एनकरेजिंग है. तो पार्ट 3 बनेगा जरूर, कुछ थॉट्स है ऑलरेडी दिमाग में. अब हम थोड़ा सा उसको बैठेंगे, थोड़ा पहले तो अभी इसको ये जो चीज है वो भी चल रही है, इन प्रोसेस है, तो इससे थोड़ा सा हम निकले बाहर मेंटली, फिर हम नई दुनिया में घुसे. क्योंकि ये हॉरर लिखना मतलब इट्स अ टास्क. वो ऐसी दुनिया है कि आपको खा जाती है पूरी तरीके से. तो क्या है ना, अब हम फिलहाल इस दुनिया में है, तो यहाँ से निकल कर फिर वापस एक नई कहानी में जाना, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ इमोशनल एंड फिजिकल एंड मेंटल टेस्ट होता है आपका, तो वो होगा. अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें. 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद.